अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो कि रेजोनेंस के बारे में है। तो स्टूडेंट्स, रेजोनेंस की डिफिनीशन है कि अ प्रोसेस इन विच वी ऑब्जर्व सडन इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम जो है एक वाइब्रेटिंग बॉडी के एम्पलीट्यूड में और एनर्जी में एक सडन इंक्रीज को फील करते हैं और एक सडन इंक्रीज को ऑब्जर्व करते हैं। और इसका रीज़न ये है बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बिकम्स इक्वल टू द फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस। मतलब आपके साथ जो रेजोनेंस के लिए कंडीशन है वो कंडीशन आपके साथ ये है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज द मेन कंडीशन फॉर रेजोनेंस। ठीक है, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। अगर आपने रेजोनेंस करवानी है किसी वाइब्रेटिंग बॉडी के साथ, मतलब अगर आपने उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज करना है और आपने उसकी एनर्जी इंक्रीज करनी है, तो तरीका ये है कि आपने उस वाइब्रेटिंग बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और उसकी फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी को आपने इक्वल करना है। स्टूडेंट्स, नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे और फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी पे हमने पिछले लेक्चर में बात की थी और वहाँ हमने ये डिसाइड किया था कि जब बॉडी अपनी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से फ्री वाइब्रेशंस करती है तो उस वक्त उसकी फ्रीक्वेंसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और जब हम बॉडी पे एक पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करते हैं तो फिर बॉडी इवेंचुअली जो है अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो छोड़ देती है और उस पीरियोडिक फोर्स की इम्पोज्ड फ्रीक्वेंसी अपना लेती है। और ऐसे केस में फिर हम उसको फोर्स्ड वाइब्रेशंस कहते हैं और उस पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी को फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और जब ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी आपके साथ इक्वल हो जाते हैं तो आपके साथ एक प्रोसेस होता है जिसको हम रेजोनेंस कहते हैं। और उसमें आप क्या देखते हैं कि आप उस बॉडी के वाइब्रेटिंग बॉडी के एम्पलीट्यूड में और उसकी एनर्जी में आप सडन इंक्रीज देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें रेजोनेंस को ऑब्जर्व करने के लिए नॉर्मली जो लेबॉर्ट्री में जो एक पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म किया जाता है, जो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट में ऐसा किया जाता है कि आपके साथ एक वर्टिकल थ्रेड ऑफ वायर होती है, स्ट्रेच्ड थ्रेड होती है वर्टिकल। ठीक है, जो दोनों साइड से फिक्स होती है। और इस थ्रेड की जो टेंशन होगी, इसकी टेंशन आपके साथ बहुत हाई होगी। ठीक है, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड होती है। और इस वर्टिकल स्ट्रेच्ड वायर के साथ हम कुछ पेंडुलम्स जो हैं वो सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन उनमें से दो पेंडुलम्स हम ऐसे सस्पेंड करते हैं जिनकी लेंथ जो होगी वो सेम होगी। मतलब ये पेंडुलम ए है, ये पेंडुलम बी है, ये पेंडुलम सी है और ये पेंडुलम डी है। तो आपके साथ पेंडुलम ए की जो लेंथ है वो इक्वल है पेंडुलम बी के सॉरी पेंडुलम सी के लेंथ की। तो जिस वजह से फिर दोनों की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, पेंडुलम ए की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और पेंडुलम सी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वो भी दोनों क्या हो जाती है, वो भी दोनों इक्वल हो जाती है। क्योंकि स्टूडेंट्स, पेंडुलम की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है तो वो आपके साथ है 1/2 पाई अंडर द रूट G/L। ठीक है, तो अगर दोनों का लेंथ भी सेम है और दोनों पे ग्रेविटी का असर भी सेम है तो फिर इसका मतलब ये है कि दोनों की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी वाइब्रेशंस की वो भी सेम होगी। अब स्टूडेंट्स, इस लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट में हम करते क्या है, हम इस पेंडुलम ए को डिस्टर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और पेंडुलम ए क्या शुरू कर देता है, वो वाइब्रेशंस शुरू कर देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि पेंडुलम सी भी जो है वो
उसी के साथ वाइब्रेशन शुरू कर देता है, और हमने पेंडुलम सी को डिस्टर्ब भी नहीं किया होता। तो असल में इस पेंडुलम सी के साथ कौन सा प्रोसेस हो जाता है? पेंडुलम सी के साथ आपके साथ जो प्रोसेस हो जाता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेजोनेंस। अब ये प्रोसेस कैसा होता है? आप कंसिडर करें स्टूडेंट्स के इस पेंडुलम की लेंथ ऐसी है कि इस पेंडुलम की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो लेट सपोज है 2 हर्ट्ज, ठीक है। और इस पेंडुलम की भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो वही 2 हर्ट्ज है। तो मतलब इस पेंडुलम सी की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो आपके साथ कितनी है? वो आपके साथ है 2 हर्ट्ज की। अब क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब हम पेंडुलम ए को डिस्टर्ब करते हैं तो पेंडुलम ए की फ्रीक्वेंसी भी तो 2 हर्ट्ज है, तो वो 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन शुरू कर देता है। अब जब पेंडुलम ए वाइब्रेशन शुरू करता है तो ये अपने वेसिनिटी में जो यहाँ पे एयर मौजूद है, ये उस एयर में कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस प्रोड्यूस करता है। मतलब ये उस एयर में साउंड वेव्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और उन साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो होगी, जो ड्यू टू पेंडुलम ए जो साउंड वेव्स बने हैं, जो कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस बने हैं, उन साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? उन साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी आपके साथ 2 हर्ट्ज होगी। स्टूडेंट्स, वो साउंड वेव्स जब आते हैं तो वो इस पेंडुलम सी के साथ टकराते हैं, ठीक है। जब वो इसके साथ टकराते हैं तो वो 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी एज अ फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी काम करती है। तो फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो पेंडुलम सी की वो भी क्या बन जाती है? वो भी 2 हर्ट्ज बन जाती है। तो स्टूडेंट्स, अब ज़रा आप देखें, पेंडुलम सी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी 2 हर्ट्ज है, और पेंडुलम सी पे जो फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी है वो भी 2 हर्ट्ज है। तो जब आपके साथ नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल हो जाते हैं तो इस पेंडुलम सी के साथ रेजोनेंस हो जाता है, और ये पेंडुलम सी जो है ये भी ग्रेटर एम्पलीट्यूड और ग्रेटर एनर्जी के साथ वाइब्रेशंस जो है वो स्टार्ट कर लेता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जो लेबॉर्ट्री में किया जाता है इन ऑर्डर टू स्टडी द रेजोनेंस, और रेजोनेंस को समझने के लिए और उसको जो है ऑब्जर्व करने के लिए ये आसान सा एक्सपेरिमेंट जो है वो किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है अब हमने रेजोनेंस के एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, और हमने देखना है कि रेजोनेंस जो है वो कहाँ कहाँ पर आपके साथ एप्लीकेबल है और इसके फ़ायदे क्या क्या है। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक हमारा है एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस। तो आपके साथ रेजोनेंस जो है ये किस में यूज़ हुआ है? ये रेजोनेंस का जो प्रोसेस है, सबसे पहला एप्लीकेशन इसका है कि ये यूज़ हुआ है माइक्रोवेव ओवन्स में, ठीक है। तो ये आपके साथ किस में यूज़ होता है? माइक्रोवेव ओवन्स में रेजोनेंस का प्रोसेस यूज़ होता है। तो माइक्रोवेव ओवन्स में आपके साथ जो फूड जो होता है जिसको आप रखते हैं, वो फूड जो हीट अप होता है, वो फूड जो आपके साथ जो है हीट अप होता है, वो किस प्रोसेस के हेल्प से होता है? वो रेजोनेंस प्रोसेस के हेल्प से होता है। स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस कैसा होता है? लेट्स सपोज आपके साथ ये एक माइक्रोवेव ओवन है, ठीक है। तो जब इसके अंदर आप कोई फूड रखते हैं, लेट्स सपोज इसके अंदर आपने एक फूड रखा है, तो स्टूडेंट्स इस फूड में आपके साथ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस फूड में आपके साथ क्या होते हैं? लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो जो आपके साथ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी अपनी एक वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है। उन लिक्विड मॉलिक्यूल्स की अपनी क्या होती है? वाइब्रेशन की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और जो उनकी अपनी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब वो फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? वो उनकी होती है नेचुरल
फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जैसे ही हम इस फूड को रखते हैं तो ये माइक्रोवेव ओवन क्या करता है, ये माइक्रोवेव ओवन माइक्रोवेव्स बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है मुख्तलिफ जगहों से इस फूड पे क्या थ्रो होंगी, इस पे माइक्रोवेव्स थ्रो होंगी, और उन माइक्रोवेव्स की भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। वो माइक्रोवेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक्ट करती है एज अ फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और जब भी आपके साथ ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इस फूड के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होगा, फूड के मॉलिक्यूल्स के साथ रेजोनेंस का प्रोसेस हो जाएगा, और जब रेजोनेंस का प्रोसेस होगा तो ये फूड के मॉलिक्यूल्स हाइयर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेशन शुरू कर देंगे। जब ये हाइयर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेशन शुरू कर देंगे तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन है, जो रेट ऑफ कोलिजन है, वो रेट ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जब रेट ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगा तो हीट एनर्जी बनेगी, और उस हीट एनर्जी से आपके साथ ये फूड मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाता है, वो हीट अप हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपके साथ माइक्रोवेव ओवन में जिस तरीके से फूड को गर्म किया जाता है वो असल में रेजोनेंस का एप्लीकेशन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, रेजोनेंस के मेडिकल इंडस्ट्री में भी बहुत से एप्लीकेशंस हैं। जिस तरह आपने नाम सुना होगा एमआरआई मशीन का, तो एमआरआई मशीन जो है जिसकी एब्रीवेशन आपके साथ है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये जो आपके साथ मशीन है इसमें भी आपके साथ रेजोनेंस से फ़ायदा लिया गया है। स्टूडेंट्स, इसका डिटेल जो है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप सिर्फ इतना समझ लें कि जिस बॉडी पार्ट का हमने एमआरआई करना होता है, लेट्स सपोज ये एक बॉडी पार्ट है और इसका हमने क्या करना होता है, इसका हमने एमआरआई करना होता है, तो इस बॉडी पार्ट में आपके साथ जो है वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस बॉडी पार्ट में प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से क्या कर रहे होते हैं, वो जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम इस बॉडी पार्ट पे रिलीज कर देते हैं रेडियो वेव्स को। ठीक है, हम इस बॉडी पार्ट पे कौन से वेव्स रिलीज कर देते हैं, रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्ट करती है एज अ फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी। तो वो जो फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है, और जिसकी वजह से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ कौन सा प्रोसेस हो जाता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ रेजोनेंस का प्रोसेस हो जाता है, और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या करते हैं, वो हाइयर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेशंस करना शुरू कर देते हैं। तो ये थोड़ी देर बाद जो है अपनी एनर्जी को, जो रेजोनेंस से इसकी एनर्जी बढ़ी थी, थोड़ी देर बाद ही ये अपनी एनर्जी को वापस क्या करते हैं, वापस ये रिलीज़ करते हैं। और वो एनर्जी जो रिलीज़ होती है तो मुख्तलिफ़ किस्म के डिटेक्टर्स लगे होते हैं, और वो डिटेक्टर्स उस एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, और उस एनर्जी के हेल्प से फिर उस बॉडी के उस पार्ट का एक 3D इमेज जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपके साथ एमआरआई मशीन है इसमें भी रेजोनेंस की हेल्प ली गई है। और स्टूडेंट्स, एक बात जो है आप एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जिस नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी को लार्मर फ्रीक्वेंसी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके साथ दूसरा फायदा हो गया।
और वो दूसरा फ़ायदा जो है एमआरआई मशीन का है। स्टूडेंट्स, रेजोनेंस का तीसरा फ़ायदा जो है वो आपके साथ जो है रेडियो स्टेशन की जो ब्रॉडकास्ट होती है, रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट, उसमें भी आपके साथ रेजोनेंस का प्रोसेस जो है वो अफेक्टेड है। आप कंसिडर करें स्टूडेंट्स कि ये एक आपके साथ रेडियो स्टेशन है। ये आपके साथ जो है रेडियो स्टेशन है और ये रेडियो स्टेशन अपने एंटीनास के हेल्प से जो है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को क्या करता है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को थ्रो करता है, जिसमें लेट्स सपोज आपके साथ 104 हर्ट्ज भी मौजूद है और 106 हर्ट्ज भी मौजूद है और लेट्स सपोज 97 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है। तो मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज जो है वो ये रेडियो स्टेशन क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। अब आपके साथ जो रेडियो रिसीवर का सेट है, जो आपके साथ रेडियो रिसीवर है, उस रेडियो रिसीवर में भी एक छोटा सा वाइब्रेटर लगा होता है और इस वाइब्रेटर को हम रिसीवर में ट्यूनर कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आप इस वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, इस ट्यूनर की जो फ्रीक्वेंसी है, जो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, इसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो सेट कर सकते हैं और उस प्रोसेस को जो है ट्यूनिंग कहा जाता है। ठीक है, तो वो जो आपके साथ यहाँ पे गोल सा बॉक्स होता है और आप उस गोल बॉक्स को घुमाते हो, तो एक्चुअली आप जो है अपनी ट्यूनर की और उस वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी को अपने लिए सेट कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने ट्यूनर की फ्रीक्वेंसी को लेट्स सपोज सेट कर दिया किस पे, 104 हर्ट्ज पे, तो ये 104 हर्ट्ज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ये वाली 104 हर्ट्ज की अब एक्ट करेगी एज अ फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी। तो जब ये दोनों फ्रीक्वेंसीज आपके साथ इक्वल हो जाएंगे तो आपके साथ रेजोनेंस हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ये जो रेडियो स्टेशन है ये सिर्फ इन रेडियो वेव्स को ब्रॉडकास्ट नहीं करता, बल्कि ये इन रेडियो वेव्स पे साउंड एनर्जी को मॉड्यूलेट करके ब्रॉडकास्ट करता है। मतलब ये इन रेडियो वेव्स पे साउंड की इंफॉर्मेशन डालता है और वो साउंड की इंफॉर्मेशन फिर इन रेडियो वेव्स के ज़रिए ब्रॉडकास्ट होती है। तो स्टूडेंट्स, जब ये दोनों फ्रीक्वेंसीज इक्वल हो जाती हैं तो साउंड वेव्स के साथ जो साउंड एनर्जी के साथ कौन सा प्रोसेस हो जाता है, साउंड एनर्जी के साथ रेजोनेंस का प्रोसेस हो जाता है, जिससे साउंड एनर्जी का एम्पलीट्यूड और साउंड एनर्जी की एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और ये इतनी इंक्रीज हो जाती है कि आप रिसीवर पे फिर उस साउंड एनर्जी को आसानी से सुन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो है हमने कुछ एडवांटेजेस पढ़ी, कुछ फ़ायदे पढ़े, कुछ एप्लीकेशंस हमने डिस्कस की आपके साथ किसकी, रेजोनेंस की। स्टूडेंट्स, अगर आप रेजोनेंस के ज़रिए, आपका ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी अक्सर आता है कि लेट्स सपोज आपके साथ यहाँ पे एक ग्लास है, ठीक है, और इस ग्लास को आपने रेजोनेंस के ज़रिए क्रैक करना है या इस ग्लास को आपने रेजोनेंस के ज़रिए जो है, जो वर्ड यूज़ होता है, शैटर करना है इसको आपने। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो क्योंकि आपके साथ इस ग्लास की जो मॉलिक्यूल्स होती हैं वो वाइब्रेशंस कर रहे होते हैं। ठीक है, और इन वाइब्रेशंस, इन ग्लास के मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशंस की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन जो भी फ्रीक्वेंसी इसकी होगी वो क्या होगी, वो आपके साथ होगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और लेट्स सपोज आप यहाँ पर एक साउंड का सोर्स लगा लें, लेकिन वो आप कंसिडर करें कि एक ऐसा साउंड का सोर्स है, आपके साथ एक ऐसा साउंड का सोर्स है
जिसकी फ्रीक्वेंसी आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर आप इस साउंड फ्रीक्वेंसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जाओ और आखिर में वो आपके सोर्स की फ्रीक्वेंसी इस ग्लास के मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए, तो स्टूडेंट्स ये वाली नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये वाली फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी है। जब दोनों इक्वल होंगे तो इस ग्लास के मॉलिक्यूल्स के साथ रेजोनेंस होगा। जब ये रेजोनेंस होगा तो ग्लास के मॉलिक्यूल्स जो है वो किससे वाइब्रेशन शुरू कर देंगे, वो हायर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेशन शुरू कर देंगे। स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा कि ग्लास जो है वो रिजिड बॉडी है, ठीक है। वो इतनी एक्सटेंशन या इतना हायर एम्पलीट्यूड जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो जल्दी क्रैक हो जाता है। तो जैसे ही वो हायर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेशन करेगा, वो ग्लास क्या हो जाएगा, वो क्रैक हो जाएगा या वो ग्लास आपके साथ शैटर हो जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि क्या रेजोनेंस के हेल्प से हम किसी ग्लास को शैटर कर सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा कि यस, हम रेजोनेंस के हेल्प से किसी ग्लास को शैटर कर सकते हैं, उसको क्रैक कर सकते हैं। हमें सिर्फ इतना करना होगा कि ग्लास के मॉलिक्यूल्स की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, एक साउंड सोर्स के हेल्प से हमें उतनी ही फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी देनी होगी। और अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो ग्लास फिर इतना हायर एम्पलीट्यूड जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो रिजिड बॉडी है, वो प्लास्टिक की तरह नहीं है और ना ही इलास्टिक बैंड की तरह है कि वो स्ट्रेच हो जाएगा और वापस अपनी हालत में आ जाएगा। तो ग्लास जो है उसमें रिजिडिटी होती है, वो बहुत कम एक्सटेंशन बर्दाश्त करता है और जब उससे ज़्यादा एक्सटेंशन उसमें प्रोड्यूस करने की कोशिश की जाती है तो वो क्रैक हो जाता है। तो इस तरह आप रेजोनेंस के हेल्प से किसी ग्लास को शैटर कर सकते हैं और किसी ग्लास को जो है आप वो क्रैक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे हमने बात की कि जब भी आप किसी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और उस पर फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी को इक्वल कर दें, तो उस बॉडी के साथ हमेशा क्या होता है, उस बॉडी के साथ हमेशा रेजोनेंस होता है, ठीक है। तो और रेजोनेंस में क्या होगा, रेजोनेंस में आपके साथ उस बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अब क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स के लेट्स सपोज हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी को फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल कर दिया और रेजोनेंस हो गया और एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये एम्पलीट्यूड आखिर कितना इंक्रीज होगा, मतलब क्या ये एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स हो जाएगा, या ये एम्पलीट्यूड 10 टाइम्स हो जाएगा, या ये एम्पलीट्यूड जो है वो 100 टाइम्स हो जाएगा। मतलब ये एम्पलीट्यूड जो इंक्रीज होता है रेजोनेंस में, तो ये कितना इंक्रीज होता है। तो स्टूडेंट्स, उस टॉपिक का नाम है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, या उसको आप कह सकते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ रेजोनेंस। इस टॉपिक को आप क्या कह सकते हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। मतलब रेजोनेंस तो हो गया, लेकिन वो कितना इफेक्टिव है, कितना इफेक्टिव है का मतलब ये है कि उस रेजोनेंस ने एम्पलीट्यूड को ज़्यादा बढ़ा दिया है या उस रेजोनेंस ने एम्पलीट्यूड को कम बढ़ा दिया है। तो इसको कहते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस या इफेक्टिवनेस ऑफ रेजोनेंस। और स्टूडेंट्स ये बात याद रखिए कि रेजोनेंस की जो शार्पनेस है या रेजोनेंस की जो इफेक्टिवनेस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डैम्पिंग के प्रोसेस को, ठीक है। मतलब अगर डैम्पिंग जितना कम होगा
तो रेजोनेंस की इफेक्टिवनेस जो है वो उतनी ज़्यादा होगी। और जितनी डैम्पिंग आपके साथ ज़्यादा होगी, जितनी ऑसिलेशंस आपके साथ डैम्प्ड ऑसिलेशंस होगी, और जितनी उस सिस्टम में रेजिस्टिव फोर्सेस या अपोजिंग फोर्सेस या डैम्पिंग फोर्स जो होगा, जिस सिस्टम में डैम्पिंग फोर्स स्ट्रांग होगा, फिर उस सिस्टम में रेजोनेंस की इफेक्टिवनेस और रेजोनेंस की शार्पनेस जो है वो इतनी नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, हमने डैम्पिंग की 3 कैटेगरीज पढ़ी थी। एक को हमने कहा था अंडर डैम्प्ड, जिसमें हमने कहा था कि इसमें जो डैम्पिंग होती है वो लो होती है। अंडर डैम्प में डैम्पिंग क्या होती है? लो। एक को हमने कहा था क्रिटिकली डैम्प्ड, और उसमें हमने कहा था कि क्रिटिकली डैम्प में डैम्पिंग जो होती है वो मॉडरेट होती है। डैम्पिंग फोर्स जो होता है वो ना इतना ज़्यादा होता है और ना इतना कम होता है। और एक को हमने कहा था ओवर डैम्प, और ओवर डैम्प में हमने कहा था कि डैम्पिंग जो है वो आपके साथ इसमें हाई होती है, मतलब इसमें डैम्पिंग फोर्स बहुत हाई होता है। तो स्टूडेंट्स, अंडर डैम्प्ड में डैम्पिंग सबसे कम होगी, तो इसमें रेजोनेंस जो है वो सबसे शार्प होगा। मतलब रेजोनेंस की जो इफेक्टिवनेस है वो सबसे ज़्यादा किस में होगी? सबसे ज़्यादा वो अंडर डैम्प्ड में होगी। और जो क्रिटिकल डैम्प्ड है उसमें रेजोनेंस इतना शार्प नहीं होगा, मतलब रेजोनेंस उसमें मॉडरेट होगा। और जो ओवर डैम्प्ड है उसमें जो रेजोनेंस होगा वो फ्लैट होगा, मतलब वो इतना शार्प नहीं होगा, उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो इतनी नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, इन तीनों रेजोनेंस के इफेक्टिवनेस को फिर हम एक ग्राफ के जरिए बताते हैं, और वो ग्राफ आपके साथ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो आप कंसिडर करें कि लेट्स सपोज ये एक फ्रीक्वेंसी है जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और आप मतलब इसी एक्सपेरिमेंट को फर्ज करें, आप कंसिडर करें ये जो हमने किया। लेट्स सपोज इस ग्लास की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या थी? इस ग्लास की नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी फॉर एग्जांपल 100 हर्ट्ज। ठीक है, इस ग्लास की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है? 100 हर्ट्ज है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? हमने इस साउंड सोर्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। लेट्स सपोज इस साउंड सोर्स की फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर सकते हैं बिटवीन 10 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज से लेकर 150 हर्ट्ज तक हम इसकी फ्रीक्वेंसी को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। आप कंसिडर कर लें, तो ये वो पॉइंट है, फर्ज करें 10 हर्ट्ज वाला, और ये वो पॉइंट है 150 हर्ट्ज वाला। तो स्टूडेंट्स, आपके साथ अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 हर्ट्ज रखेंगे, तो आपके साथ इस ग्लास की जो वाइब्रेशंस का जो एम्पलीट्यूड होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। अगर हम इसको बढ़ाएंगे और ये फोर्स फ्रीक्वेंसी इस 100 के करीब आती जाएगी, तो उसके साथ हम देखेंगे कि अब एम्पलीट्यूड में इंक्रीज आना शुरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये ग्राफ इस तरह जाएगा, और जैसे ही आपकी फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएगी, तो उस वक्त एम्पलीट्यूड जो है वो अपने पीक तक पहुंच जाएगा। और जब आप अपने फोर्स फ्रीक्वेंसी को वापस डिक्रीज करेंगे, तो एम्पलीट्यूड में आपको वापस डिक्रीज आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो पीक आई है, इसको हम कहते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, मतलब ये अपनी जो इसकी वाइब्रेशन थी, लेट्स सपोज वो 10 सेंटीमीटर के एम्पलीट्यूड की थी, लेकिन रेजोनेंस से फर्ज करें वो एम्पलीट्यूड कितना हो गया? वो 100 सेंटीमीटर हो गया, मतलब वो 10 टाइम्स जो आपके साथ एम्पलीट्यूड था वो बढ़ गया। ठीक है, और ये हम वो सिचुएशन स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे हैं जिसमें डैम्पिंग कौन सी है? जिसमें डैम्पिंग अंडर डैम्पिंग वाली सिचुएशन है। स्टूडेंट्स, अगर अब क्रिटिकल डैम्पिंग वाली सिचुएशन हम देखें, तो उसमें भी रेजोनेंस होगी,
लेकिन उसमें ये पीक जो बनेगा ये इतना नहीं बनेगा, उसमें रेजोनेंस जो होगी, लेकिन एम्पलीट्यूड उतना नहीं बढ़ेगा जिस तरह अंडर डैम्प्ड के केस में बढ़ा था, क्योंकि उसमें आपके साथ डैम्पिंग ज़्यादा होती है, तो रेजोनेंस की जो शार्पनेस होती है वो फिर मॉडरेट होती है। और स्टूडेंट्स, ओवर डैम्प्ड केस में आपके साथ एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, लेकिन उन पहले दो सिचुएशन से एम्पलीट्यूड जो है वो सबसे कम बढ़ेगा, क्योंकि जब डैम्पिंग हद से ज़्यादा हो जाती है तो फिर रेजोनेंस की शार्पनेस जो है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो ये एक ग्राफ है जो आपको ये बताता है कि कौन से केस में रेजोनेंस जो है उसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगी और कौन से केस में रेजोनेंस की इफेक्टिवनेस कम होगी। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, रेजोनेंस की जो इफेक्टिवनेस है उसका अंदाज़ा हमें डैम्पिंग से चलता है। जितनी डैम्पिंग कम होगी उतनी रेजोनेंस इफेक्टिव होगी और उतनी रेजोनेंस की शार्पनेस ज़्यादा होगी, और जितनी डैम्पिंग ज़्यादा होगी उतनी वो रेजोनेंस इफेक्टिव नहीं होगी और उतनी उसकी शार्पनेस जो है वो कम होगी। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 यहाँ पे वाइंड अप होता है। कोई भी आपको कन्फ्यूजन्स हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल के लेक्चर से हम चैप्टर 8 को स्टार्ट करेंगे जो वेव्स के बारे में है, और वेव से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।